मेरा नाम नीता है। फ़ोन की घंटी न जाने कब से बज रही थी और मैं अपने काम में बिजी थी। मम्मी कहने लगी कि बेटा फ़ोन उठा लो, पता नहीं किसका फ़ोन आ रहा है। मैंने कहा मम्मी मैं पढ़ाई करने में बिजी हूँ, आप देख लो ना। मम्मी कहने लगी कि बेटा मोबाइल तुम्हारा बज रहा है, ज़रूर तुम्हारी बहन का ही फ़ोन होगा। उन्होंने मोबाइल की स्क्रीन पर देखा तो दीदी का ही नंबर था, क्योंकि मेरे मोबाइल में गिनती के ही तो कॉन्टैक्ट नंबर सेव थे। मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, घर पर मेरा ही मोबाइल इस्तेमाल होता था। वैसे भी सारा दिन मैं और मम्मी ही घर में मौजूद होते थे, भैया और पापा तो काम पर चले जाते थे। मेरी दीदी, जिनका नाम काजल था, उनकी शादी अभी 7 महीने पहले ही हुई थी। दीदी की शादी मेरे घर वालों ने बड़ी धूमधाम के साथ की थी। हम दोनों अपनी मम्मी पापा की लाडली थी। भैया से भी वो लोग काफ़ी प्यार किया करते थे, लेकिन हम दोनों के प्यार के आगे भैया की भी नहीं चलती थी। भैया हम दोनों बहनों से बड़े थे। काफ़ी समय से मम्मी उनसे कह रही थी कि बेटा तुम भी शादी कर लो, लेकिन भैया का यही कहना था कि पहले मैं अपनी दोनों छोटी बहनों की शादी करूंगा, उसके बाद ही अपनी शादी करूंगा। मेरे भैया ज़्यादातर दूसरे शहर में काम किया करते थे, लेकिन इन दिनों वो घर पर ही आए हुए थे और पापा के साथ उनके काम में हाथ बटा रहे थे। मेरे पापा की इलेक्ट्रिक शॉप थी, वो दोनों लोगों के घरों में जाकर बिजली की फिटिंग भी कर कर आते थे। हमारे घर का गुजारा उन दोनों की कमाई से अच्छा चल रहा था। मैं पढ़ रही थी और घर में ही बच्चों को ट्यूशन भी दिया करती थी। सब मेरी सुंदरता की बहुत तारीफ किया करते थे। वैसे तो मेरी दीदी भी बहुत सुंदर थी, लेकिन मेरी दीदी हमेशा सादगी में रहती थी और मैं काफ़ी फैशनेबल थी। दीदी की शादी के बाद घर पूरी तरह से सूना हो गया था और मम्मी भी घर में अकेली रहती थी। मैं कॉलेज चली जाती थी तो मम्मी को और अकेलेपन का सामना करना पड़ता था। मुझे हमेशा मम्मी की फिक्र लगी रहती थी। वैसे भी ये साल मेरी पढ़ाई का आखिरी साल था। उसके बाद मुझे फिर सारा दिन अपनी मम्मी के लिए घर में ही रहना था। कॉलेज से आने के बाद मैं घर के कामकाज कर लिया करती थी और फिर सारे काम से फ्री हो जाने के बाद जब मोबाइल लेकर बैठती तो दीदी से घंटों बातें किया करती थी। मेरी दीदी की शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई थी। उनके ससुराल में सास ससुर, उनकी 2 बहनें और जीजू के अलावा जीजू का एक छोटा भाई भी था, जो कि मेरी ही उम्र का था। जब दीदी की शादी हुई थी तो उनके ससुराल वाले घर की पहली बहू के घर में आ जाने से बहुत खुश थे। शादी भी उन लोगों ने खूब धूमधाम से की थी। मेरी दीदी के ससुर बहुत अच्छे थे, हमेशा मेरी दीदी की तारीफ किया करते थे और सास भी बहुत अच्छी थी। शादी से पहले कहती थी कि हम आपकी बेटी को अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी बनाकर ही ले जा रहे हैं। लेकिन जब मेरी दीदी की शादी हो गई और वो अपनी ससुराल पहुंची तो उन लोगों ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। वैसे तो दीदी हमें कुछ बताया नहीं करती थी, लेकिन उनकी खामोशी उनके चेहरे की उदासी को साफ जाहिर करती थी। जब जब वो जीजू के साथ यहाँ आती थी तो उनके चेहरे पर वो खुशी नहीं होती थी जो हर नई शादीशुदा लड़की के चेहरे पर होती है। मम्मी भी उनकी इस उदासी और परेशानी से परेशान रहती थी। कई बार मैंने और मम्मी ने उनसे इस बारे में पूछने की बहुत कोशिश की थी कि आखिर क्या बात है, अभी तो आपकी शादी को सिर्फ 2 महीने हुए हैं और आप इतनी खामोश रहती हो। दीदी कहती थी कि कोई बात नहीं है। एक दिन मैंने उनसे ज़बरदस्ती पूछा और कहा कि क्या आपको अपनी माँ और बहन पर भरोसा नहीं है? लड़की को अगर कोई परेशानी होती है तो वो अपनी माँ और बहन से ही सारी बातें शेयर करती है और आप भी हमसे सब कुछ शेयर कर सकती हो। दीदी ने मम्मी के सामने तो मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन अकेले में मेरे हाथ थामकर कहा कि नीता, मेरे ससुराल में कुछ भी ठीक नहीं है। मेरी सास मुझे बहुत परेशान करती हैं, छोटी छोटी बातों पर ताने देती हैं। घर के काम का सारा बोझ उन्होंने मुझ पर डाल दिया और अब तो मेरी नंद सुमन की शादी होने वाली है तो उसकी शादी से पहले ही उन्होंने अपनी बेटी से कह दिया है कि सुमन को कोई काम नहीं करना, घर के सारे काम तुम्हारी भाभी ही करेगी। दीदी की बात सुनकर मुझे उनकी सास पर बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा दीदी, ये क्या हरकत है? आपके ससुराल वाले तो बड़ा आपको बेटी बेटी कहते थे और अब बेटी और बहू में भेदभाव कर रहे हैं। आपके ससुर कुछ नहीं कहते, वो तो आपकी हमेशा बहुत तारीफ करते हैं, आपके साथ बहुत खुश रहते हैं। और जीजू, उन्होंने अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहा, उन्हें अपनी पत्नी का ख्याल नहीं आता। दीदी कहने लगी, अशोक तो मेरी परेशानी को अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन वो अपनी माँ के खिलाफ नहीं जा सकते। वो हमेशा मुझे यही समझाते हैं कि सब कुछ बर्दाश्त करो, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। दीदी को इतना परेशान देखकर
मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। इस घर में रहते कभी मेरी बहन को किसी चीज की परेशानी नहीं हुई थी। यहाँ भी वो घर के सारे काम करती थी, लेकिन कभी उन्हें घर के कामों पर ताने नहीं दिए गए थे। दीदी की तबीयत खराब होती थी तो मम्मी उनसे कोई काम नहीं करवाती थी, और पापा भी बार बार उनकी देखभाल में लगे रहते थे। और अब मेरी बहन को ससुराल ऐसी मिली थी कि जहाँ किसी को भी उसकी तकलीफ से कोई मतलब नहीं था। दीदी ने कहा था कि तुम इस बारे में कुछ भी मम्मी को मत बताना, मैं नहीं चाहती कि मेरे माता पिता परेशान हों, बस मैंने तुम्हें ही ये सब कुछ बता दिया है। मैंने कहा ठीक है दीदी, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन आप ये सब खामोशी से बर्दाश्त मत करना। आप अपने लिए आवाज उठाओ, वरना आपका ससुराल में रहना दुश्वार हो जाएगा। दीदी कहने लगी कि हाँ मैं कुछ करूंगी। इतना कहकर वो हमारे घर से चली गई थी। लेकिन अब हमेशा मुझे अपनी दीदी की फिक्र रहती थी। कुछ समय के बाद हमें पता चला कि दीदी गर्भवती है। ये खबर सुनकर हम लोगों से रहा नहीं गया और हम फौरन ही दीदी से मिलने के लिए उनकी ससुराल चले गए। जब से दीदी की शादी हुई थी मैं दूसरी बार उनकी ससुराल जा रही थी, क्योंकि मुझे उनके देवर की नज़र अच्छी नहीं लगती थी। उनके देवर का नाम जगत था, और जब जब वो मुझे देखता था तो ऐसा लगता था जैसे किसी गंदी नज़र से मुझे देख रहा है। यही वजह थी कि मैं अपनी बहन के घर नहीं जाती थी। कई बार तो ऐसा भी हुआ था कि मैंने दीदी के मोबाइल पर उनसे बात करने के लिए उनको कॉल की थी। दीदी अगर किसी काम में बिजी होती थी तो उनका देवर मेरा नंबर देखकर फ़ोन रिसीव कर लिया करता था और मुझसे बात करने की कोशिश करता था, लेकिन मुझे उससे बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वक्त गुजरता जा रहा था और मुझे अपनी दीदी की फिक्र होने लगी थी। नॉर्मल दिनों में ही दीदी को उनकी सास इतना तंग कर रही थी, तो प्रेगनेंसी के दिनों में उनका क्या हाल करेंगी। हम लोग जब दीदी के ससुराल गए तो वहां जाकर हमें पता चला कि वो बच्चे की खबर सुनकर बहुत खुश हुए हैं, और जब से उन्हें पता चला है कि उनकी बहू माँ बनने वाली है, तब से उन्होंने अपनी बहू से घर का कोई भी काम नहीं करवाया है। ये बात कितनी सच थी और कितनी झूठ, ये तो मुझे दीदी ही बता सकती थी। जब मेरी बातचीत दीदी से अकेले में हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी सास सच में मेरा बहुत ख्याल रख रही हैं। मेरी जान में जान आ गई थी और दिल को तसल्ली हो गई थी कि अच्छा हुआ कि मेरी बहन को ससुराल में ऐसी हालत में तो सुकून मिल जाएगा। मैं बहुत खुश हुई थी। मैंने ऊपर वाले से प्रार्थना की कि हमेशा मेरी दीदी को इस घर में सुकून मिले। हम लोग दीदी से मिलकर अपने घर वापस आ गए थे। मेरी दीदी से रोज फोन पर बात होती थी। उनके साथ उनके घर में अच्छा व्यवहार हो रहा था। फिर एक दिन पता चला कि दीदी की नंद सुमन की शादी होने जा रही है। उनके ससुराल वालों को शादी की बहुत जल्दी हो रही थी। सुमन की शादी की तारीख अगले ही महीने की तय हो गई थी और उसकी शादी जल्दबाजी में भी खूब धूमधाम से की गई। वो अपनी ससुराल मायके से ढेर सारे जेवर लेकर गई थी और लड़का भी पढ़ा लिखा था। अब दीदी की नंद, जो कि दीदी के प्रेग्नेंट होने के बाद अपनी माँ के साथ मिलकर घर का काम किया करती थी, उसकी तो शादी हो गई। तो दीदी की सास सरिता आंटी को घर के कामकाज में बहुत परेशानी हो रही थी। दीदी को तो डॉक्टर ने प्रॉपर रेस्ट बताया था, इसलिए वो बिस्तर से पैर भी नहीं उतार रही थी। उधर उनकी सास को घर के सारे काम अकेले ही करने पड़ रहे थे। उन्हें अपने परिवार के बच्चे से बहुत प्यार था, इसलिए वो मेरी दीदी का इतना ख्याल रख रही थी। अब दीदी का छठा महीना चल रहा था जब एक दिन दीदी ने मम्मी को फोन करके बताया कि यहाँ घर में कामकाज की बहुत परेशानी हो रही है। मम्मी जी का पैर सीढ़ियों से फिसल गया था, इसलिए उनके पैर में मोच आ गई है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कुछ दिनों के लिए मेरे घर पर नीता को भेज दीजिए। वैसे भी नीता की पढ़ाई पूरी हो गई है। दीदी कहने लगी कि मैंने तो अशोक से कहा था कि वो घर में मेड रख ले, लेकिन मेरी सास ने कहा कि हमने कभी अपने घर में नौकरानी नहीं रखी, नौकरों पर हम भरोसा नहीं करते। मेरी सास कह रही हैं कि मैं कुछ दिनों के लिए नीता को यहाँ अपने पास बुला लूं। मम्मी दीदी की बात सुनकर खामोश हो गई थी। मेरी मम्मी मुझे दीदी के घर पर भेजने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन दीदी और उनके घर की मजबूरी का सुनकर उन्होंने मुझे दीदी के घर भेज दिया था। हालांकि मैं खुद भी उनके देवर की वजह से उनके घर नहीं जाना चाहती थी। कभी मैं उनके घर ज्यादा समय तक नहीं रुकी थी, बस थोड़ी बहुत देर के लिए ही जाया करती थी। लेकिन अब तो मुझे अपना सामान लेकर वहां जाना था। मैंने सोच लिया था कि मैं उनके देवर से दूर रहूंगी। मैं दीदी के घर चली गई। उनकी सास अपने पैर पर दर्द की दवाई लगा रही थी। मुझे देखकर वो खुश हो गई। दीदी भी मुझे देखकर बहुत खुश हो गई थी और जीजू ने कहा कि मुझे अच्छा लगा कि तुम यहाँ आ गई हो, अब तुम खुद अपनी बहन का ख्याल रखना।
दीदी के ससुर और सास तो ज्यादातर अपने कमरे में ही होते थे। जीजू ऑफिस चले जाते थे। मैंने घर के सारे काम अच्छे से संभाल लिए थे। सुबह उठते ही मैं सबको उनके कमरे में नाश्ता दे दिया करती थी और खुद दीदी और जीजू के साथ बैठकर नाश्ता किया करती थी। मुझे यहाँ आए हुए 2 दिन गुजर गए थे, लेकिन अभी तक मेरा सामना जगत से नहीं हुआ था। तीसरे दिन जब घर के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं खुद ही दरवाजा खोलने के लिए चली गई थी। मैंने देखा कि दरवाजे पर जगत खड़ा हुआ था। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। कहने लगा कि हमारे यहाँ मेहमान कैसे आ गए। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसके अंदर आने के लिए रास्ता छोड़ दिया। वो अंदर घुस आया था। अंदर आते ही उसने पलटकर मुझे गौर से देखा। मैंने फौरन दरवाज़ा बंद किया और मैं वापस अपने काम में बिजी हो गई। मैं एक दिन दीदी के साथ बैठी बातें कर रही थी जब मैंने दीदी से कहा कि दीदी, मुझे आपके देवर की हरकतें कुछ ठीक नहीं लगती। दीदी कहने लगी कि हाँ, वो कुछ अजीब सा है, कोई काम धंधा भी नहीं करता और सारा सारा दिन घर से बाहर रहता है, बल्कि कभी कभी तो उसे घर में आए हुए 2-3 दिन से भी ज्यादा हो जाते हैं। पता नहीं कहाँ रहता है। अशोक तो उसके बारे में कुछ नहीं कहते और मम्मी पापा जी को उससे कोई मतलब नहीं है। उसे उसके माता पिता ने बहुत छूट दी हुई है। दीदी ने मुझे समझाया कि तुम उससे दूर रहना। मुझे भी उसकी नज़रें कुछ अच्छी नहीं लगती। मैं तो इस घर में सिर्फ अपने काम से काम रखती थी। वैसे भी मुझे यहाँ कुछ दिन ही तो रहना था। अपनी दीदी की डिलीवरी के बाद तो मुझे यहाँ से चले ही जाना था। मैं जितना जगत से दूर रहने की कोशिश करती, वो मेरे उतना ही करीब आने की कोशिश करता था। बार बार मुझसे बात करने की कोशिश करता, बार बार मेरे काम में रुकावट पैदा किया करता था, बार बार मेरे पीछे आकर खड़ा हो जाता और कहता कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मगर मैं उसे इग्नोर करती और उसकी कोई बात नहीं सुनती थी। एक दिन तो उसने हद ही कर दी थी। उसने देखा कि सब लोग सो रहे हैं तो वो मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगा। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने जगत को देखकर मैं घबरा गई। मैंने कहा, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या काम है? उसने कहा कि कोई काम नहीं है, बस तुम्हारे कमरे में आना चाहता हूँ, तुमसे कुछ देर बैठकर बात करना चाहता हूँ। ये कहता हुआ वो मुझे धकेल कर कमरे के अंदर दाखिल हुआ। मैं उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा हो गई थी। मैंने उससे कहा कि ये क्या हरकत है? मैं जोर से चिल्लाने वाली थी। उसने मेरा मुंह पकड़ लिया और कहने लगा कि चिल्लाने की कोशिश भी मत करना। अरे मैं तुमसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ और तुम मुझसे भागती रहती हो। वो तो सीधे सीधे मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरे मुंह को मजबूती से बंद कर लिया। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने तो ठान ली थी कि मुझे नहीं छोड़ेगा। इतने में ही किसी के कमरे की तरफ आने की आवाज़ आई। जगत घबरा गया और उसने एक ही झटके से मुझे छोड़ा और मेरे कमरे से भागता हुआ वो बाहर निकल गया। तब मुझे खुलकर सांस आई। उसकी वजह से मेरा दम घुटने लगा था, लेकिन उसने जो भी हरकत की थी वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मैंने ठान लिया था कि सुबह मैं जीजू से उसकी शिकायत करके रहूंगी। अगले दिन मैं फौरन ही दीदी के कमरे में गई और मैंने जीजू और दीदी के सामने जगत की शिकायत कर दी कि वो किस तरह से मेरे कमरे में आया था। पहले तो मेरी बात सुनकर जीजू ने यकीन नहीं किया, लेकिन जब मैंने रो रो कर उनको सब कुछ बताया तो दीदी ने भी मेरी साइड ली और कहा कि मेरी बहन बिल्कुल ठीक कह रही है। जीजू को इस बात पर गुस्सा आया। उन्होंने चिल्ला चिल्लाकर जगत को आवाज लगाई। जगत जैसे ही कमरे से बाहर आया तो जीजू ने उससे कहा कि कल रात तुम नीता के कमरे में क्या करने के लिए गए थे और तुमने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। ये सुनकर जगत के होश उड़ गए थे। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उसकी शिकायत कर सकती हूँ। वो साफ मुकरने लगा और कहने लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, ये लड़की झूठ बोल रही है और आपको इस लड़की पर यकीन है, अपने भाई पर यकीन नहीं है। शोर की आवाज़ सुनकर दीदी के सास ससुर भी कमरे में आ गए थे। जब ये बात सरिता आंटी के सामने आई तो उन्होंने भी मुझे ही बुरा भला कहा। वो तो पहले ही अपने छोटे बेटे पर किसी चीज़ की रोक टोक नहीं करती थी। उल्टा उन्होंने इस बार भी अपने बेटे को बचाना शुरू कर दिया और मुझे गलत साबित करने लगी। कहने लगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर इल्ज़ाम लगाने की? अरे मुझे तो तुम्हारा ही कैरेक्टर ठीक नहीं लगता। जिस दिन से यहाँ आई हो देख रही हूँ कि तुम्हारी नज़र मेरे बेटे पर ही है। मेरा बेटा कभी किसी लड़की को नज़र उठाकर भी नहीं देखता और तुम उस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही हो। मैं रो रो कर सरिता आंटी से कह रही थी कि नहीं आंटी,
सच में आपका बेटा मेरे कमरे में आया था, मैं झूठ नहीं बोल रही। दीदी भी मेरी साइड से बोल रही थी, जिस पर उनकी सास ने दीदी को भी बुरा भला कहना शुरू कर दिया। जीजू अपने परिवार वालों के खिलाफ नहीं जा सकते थे, इसीलिए वो खामोश खड़े रहे और उनकी ये खामोशी मुझे बहुत खल रही थी। और मुझे एहसास हो चुका था कि जो इंसान अपने घर वालों पर इतना भरोसा कर सकता है, वो उनके सामने अपनी पत्नी को कुछ नहीं समझ सकता। रोने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैंने उनसे कह दिया था कि मैं अब यहाँ पर नहीं रह सकती, आप लोग नौकरानी रख सकते हैं, मैं कल ही यहाँ से चली जाऊंगी। जिस पर जीजू शर्मिंदा होने लगे और कहने लगे कि ऐसा मत कहो नीता, तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। मैंने कहा नहीं जीजू, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। जो मेरे साथ हुआ उसे मैं नहीं भूल सकती और उसे ना ही मैं गलतफहमी कह सकती हूँ। मेरी बात पर दीदी के ससुर जी कहने लगे कि बेटा, तुम जाना चाहती हो तो कल चली जाना, मगर हमारे बेटे पर इस तरह के इल्ज़ाम तो मत लगाओ। इतना कहकर वो दोनों पति पत्नी कमरे से बाहर निकल गए थे। मैं भी दीदी के कमरे से बाहर आ गई थी। और जगत, वो तो था ही एक नंबर का बगैरत। इस घर में एक दिन रुकना भी मेरे लिए दुश्वार हो रहा था। मैं चाहती तो आज और इसी समय इस घर से जा सकती थी, लेकिन मुझे दीदी को डॉक्टर के यहाँ लेकर जाना था। जीजू को आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना था, इसलिए वो बिजी थे। दोपहर को मैं दीदी को डॉक्टर के पास लेकर चली गई थी। वहाँ पर भी मैं उदास थी। दीदी बार बार मुझसे कह रही थी कि तुम परेशान मत हो। मैंने दीदी से कहा कि दीदी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच कह रही हूँ। दीदी कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि मेरी बहन इतनी बड़ी बात झूठ नहीं कह सकती। मुझे तो अपना देवर पहले ही ठीक नहीं लगता है। तुम कल चली जाना और फिर मैं दोबारा कभी तुम्हें यहाँ पर नहीं बुलाऊंगी। मुझे तुमसे मिलना होगा तो मैं खुद घर आ जाया करूंगी। जगत की नीयत अच्छी नहीं है, ये तो मैं पहले से ही जानती थी, मगर वो इतनी बड़ी गलती कर देगा ये मुझे नहीं पता था। दीदी का चेकअप होने के बाद हम लोग घर वापस आ गए थे। घर आते आते मुझे शाम हो गई थी। शाम का खाना बनाया, सबको खाना सर्व किया और उसके बाद मैं अपने कमरे में आ गई थी। फिर मुझे याद आया कि डॉक्टर ने दीदी के लिए रात को दूध से दवाई बताई थी। मैं तो दीदी को दूध देना ही भूल गई। मैं फौरन कमरे से निकली और किचन में जाकर दीदी के लिए दूध गर्म करके उसे ट्रे में लेकर दीदी के कमरे की तरफ जाने लगी। तभी अचानक किसी ने मुझे पीछे की तरफ खींच लिया। मेरी चीख निकलने वाली थी। उसने मेरे मुंह पर भी हाथ रख लिया। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि जगत था। वो मुझे जबरदस्ती अपने कमरे में लेकर जा रहा था। उसने मुझे अपने कमरे में ले जाने के बाद कमरा अंदर से बंद कर लिया। उसने मुझे दरवाजा बंद करने के बाद छोड़ दिया। मैं उसे परेशानी से देखने लगी और मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो मेरे साथ क्या करने वाला है। इसका मतलब कि वो मुझे घसीटकर अपने कमरे तक लेकर आया था। मैंने गुस्से से जगत की तरफ देखा तो वो अपनी बड़ी ही मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखने लगा और कहने लगा कि अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल कांप रहा था। मैं इधर उधर देख रही थी, मुझे उससे डर लग रहा था। मैंने कहा, तुम मुझसे कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हो? प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो कहने लगा, सुबह तुम मुझे मेरे घर वालों की नजरों में बेइज्जत करना चाहती थी ना, अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। अब मैं तुम्हारी कैसी बेइज्जती करवाता हूँ। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत दुख हुआ और मैं रोने लगी। उसने मुझे पकड़कर जोर से बिस्तर पर डाल दिया, जिस पर मेरी चीख निकल गई थी और मेरा दुपट्टा उतारकर भी जमीन पर फेंक दिया था। उसने उसी समय अपनी शर्ट का गिरेबान पकड़कर फाड़ना शुरू कर दिया और दरवाजे की कुंडी खोलकर बाहर निकल गया। मैं जल्दी से बिस्तर से उठी। मैंने अपने दुपट्टे को ठीक से अपने ऊपर डाला और उसके पीछे पीछे कमरे से निकल गई तो ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि उसने शोर मचाकर सारे घर वालों को कमरे से बाहर बुला लिया था। सब लोग उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर घर के हॉल में मौजूद हो गए थे। तभी जगत तेज आवाज से कहने लगा कि देखिए भैया, ये आपकी सीधी और समझदार साली मुझे पाप करने पर मजबूर कर रही थी, लेकिन मैं सीधा शरीफ लड़का, मैंने इससे मना कर दिया तो कहने लगी कि चिल्लाकर मेरी भी इज्जत खराब कर दोगे। मैं तो अपने कमरे में खामोशी से लेटा हुआ था जब ये सीधा मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि सब लोग सो चुके हैं, मैं तुमसे बात करने के लिए आई हूँ। इसने मुझे बताया कि जब से इसने मुझे पहली बार देखा है तो ये मेरी दीवानी हो गई है, लेकिन ये किसी के सामने बयान नहीं करना चाहती, इसलिए डायरेक्ट मेरे कमरे में आ गई
और सुबह जो इसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया वो भी इसलिए था ताकि मैं इससे बातचीत करना शुरू कर दूं, मगर मैं तो इससे दूर रहता हूं। उसकी बात सुनकर सब लोगों ने फौरन मेरी तरफ देखा तो मैंने इनकार करते हुए सर हिलाना शुरू कर दिया। मैंने कहा, नहीं, ये झूठ बोल रहा है। मैं तो दीदी के लिए किचन में दूध गर्म करने के लिए गई थी जब ये जबरदस्ती मुझे दबोचकर अपने कमरे में ले गया। इतने में ही दीदी की सास कहने लगी कि अच्छा, तुम इतनी शरीफ हो कि मेरा बेटा तुम्हें दबोचकर अपने कमरे तक ले गया और तुमने शोर मचाना तक ठीक नहीं समझा। मैंने कहा, आंटी आप एक बार मेरी बात तो सुनो। इतने में ही जीजू कहने लगे कि बस बहुत हो गया तुम्हारा नीता, तुम कल सुबह की जगह अभी और इसी समय हमारे घर से चली जाओ। मेरा भाई झूठ नहीं बोल सकता। अरे जब से यहाँ आई हो कोई ना कोई हंगामा ही क्रिएट कर रही हो। जीजू के बदलते हुए तेवर देखकर दीदी कहने लगी कि आप ये किस तरह की बातें कर रहे हो नीता के बारे में? आप तो नीता को बहुत अच्छे से जानते हो। मेरी बहन सच कह रही है। जीजू कहने लगे कि मैं अपने भाई को भी अच्छे से जानता हूँ, वो भी सच कह रहा है। उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़े और कहने लगे कि शुक्रिया तुम्हारा, आइंदा तुम यहाँ पर मत आना, मैं नौकरानी का बंदोबस्त कर लेता हूँ। जीजू के मम्मी पापा भी बहुत बोल रहे थे और उनका भाई तो पहले ही मुझ पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगा चुका था। रोते हुए मैं उसी समय अपना सामान लेकर उनके घर से निकल गई थी और मेरी बहन भी मेरे लिए परेशान हो रही थी। मैं अपनी बहन के घर में किसी तरह का हंगामा नहीं चाहती थी, इसलिए मेरा यहाँ से जाना ही बेहतर है। मैं अपने घर वापस आ गई। मम्मी पापा को इस बारे में कुछ नहीं पता था। वो लोग बार बार मुझसे कह रहे थे कि तुम रात के समय क्यों आई हो, तुम तो कल आने वाली थी ना। मगर मैंने उनको कुछ नहीं बताया, कह दिया कि मेरा वहाँ मन नहीं लग रहा था, अब मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। दीदी ने भी उनको कुछ नहीं बताया था। फिर कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए। कई दिनों तक तो मैंने दीदी को भी फ़ोन नहीं किया था, लेकिन दीदी मुझसे बात करना चाहती थी तो मैंने उनसे बात की और कहा कि दीदी आप मेरी परवाह मत करो, आप अपनी गृहस्थी पर ध्यान दो। फिर जो कुछ दीदी ने मुझे बताया उसने तो मेरे होश उड़ा दिए थे। दीदी ने बताया कि जिस दिन तुम घर छोड़कर आई हो उसके अगले ही 2 दिन तक जगत घर से गायब रहा। जब वो घर वापस आ गया तो पुलिस भी उसे अरेस्ट करने के लिए आई थी। पुलिस ने उस पर मोबाइल चोर होने का दावा किया क्योंकि उसके बैग से चोरी का मोबाइल बरामद हुआ। दीदी कहने लगी कि तुम्हारे जीजू को तो अभी भी अपने भाई की हरकतों पर यकीन नहीं आ रहा। वो भी बार बार रो रो कर कह रहा है कि उसने कोई मोबाइल चोरी नहीं किया। जिस मोबाइल की दुकान पर वो गया हुआ था वहाँ कुछ लड़के मोबाइल चोरी करने के लिए आए थे, लेकिन अचानक वहाँ पुलिस आ गई और पुलिस के डर से उन लड़कों ने खामोशी से चोरी किया हुआ मोबाइल मेरे बैग में डाल दिया, जिसकी वजह से चोरी का सारा इल्ज़ाम मुझ पर आ गया। मैंने दीदी से कहा कि दीदी आपका देवर यहाँ भी झूठ बोल रहा होगा, ज़रूर उसने चोरी की होगी। जिस तरह उसने उस दिन झूठ बोला था इसी तरह उसने ये सब भी झूठ कहा होगा। दीदी ने बताया कि पुलिस उसे अरेस्ट करके ले गई थी। अशोक ने उसे बड़ी मुश्किल से जमानत पर छुड़वाया है। ये खबर सुनकर मेरे दिल को तसल्ली मिल गई थी, लेकिन इस दरिंदे को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए था। इसकी सही जगह तो जेल में ही है। दीदी से बात हो जाने के बाद मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिल गया था, क्योंकि मैं जब से उनके ससुराल से आई थी तब से बहुत परेशान थी। बार बार मुझे यही लगता था कि मेरी उनके घर पर बहुत बेइज्जती हुई है। मेरे चरित्र पर सवाल उठा था, मेरे चरित्र को गंदा साबित किया गया था, हालांकि मेरी कोई भी गलती नहीं थी। कुछ दिन और इसी तरह से गुजर गए थे, जब एक दिन दीदी के सास ससुर और दीदी की बड़ी वाली नंद हमारे घर पर आ गए। वो लोग बहुत गुस्से में लग रहे थे। सबसे ज्यादा गुस्से में तो दीदी की सास थी, जिन्होंने उस सब के बारे में मेरे मम्मी पापा को बता दिया जो उनके घर पर हुआ था, और उसका दोषी भी मुझे ही ठहराया था। दीदी का 9वां महीना चल रहा था, इसलिए वो हमारे घर पर नहीं आई थी। उन्होंने मम्मी पापा को सारी बात तो बताई ही, साथ ही ये भी कहा कि हम आपकी बेटी का रिश्ता अपने बेटे के साथ करने के लिए आए हैं, क्योंकि जो हरकत ये हमारे घर पर करके आई है उसके हिसाब से हमें लगता है कि हमें इसे ही अपने बेटे के लिए चुन लेना चाहिए। एक घर में 2 बहनें हो जाएंगी तो ठीक रहेगा। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं कभी भी जगत जैसे इंसान के साथ शादी नहीं करना चाहती थी। मम्मी पापा ने मुझे घूर कर देखा और कहा कि इस बारे में तुमने हमें क्यों नहीं बताया। मैं अभी कुछ कहती, इतने में ही दीदी की नंद सौम्या कहने लगी, अरे आपकी बेटी अपनी हरकतों के बारे में अपने मुंह से कैसे बताएगी? ये हमारे भाई को पसंद करती है। हमने सोचा कि इसको अपनी भाभी बना लेते हैं, वैसे भी अच्छी लड़की है। मैंने कहा नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं।
और जो कुछ भी हुआ था उसमें उनके बेटे की ही गलती थी। पापा चिल्लाए और कहने लगे कि बेटा, जैसी भी बात थी तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था, तुम तो खामोश रही, तुमने हमें कुछ नहीं बताया। पापा ने कहा कि मैं इस बारे में पहले काजल से बात करूंगा, सच क्या है ये मुझे काजल ही बता सकती है। पापा ने जगत के घर वालों से कह दिया था कि हम आपको सोच समझकर जवाब दे देंगे, लेकिन इससे पहले मम्मी पापा ने दीदी को अपने घर मिलने के लिए बुलाया था। मुझे उम्मीद थी कि दीदी पापा को सब कुछ सच सच बता देंगी और फिर ये रिश्ता कभी भी नहीं होगा, मगर मुझ पर मुसीबत का पहाड़ तो तब टूटा था जब मेरी अपनी ही बहन ने कहा था कि मेरे ससुराल वालों ने आपको जो भी बताया है वो सब सच है। ये सब सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मुझे अपनी बहन से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा दीदी, आप ये सब क्या कह रही हो? आपका मतलब है कि मैं आपके देवर पर सच में डोरे डाल रही थी? दीदी ने नजर फेर कर जवाब दिया, हाँ तुम कुछ ऐसा ही करके आई हो। मेरे ससुराल वाले वो लोग अब इज्जत से यहाँ तुम्हारा रिश्ता लेकर आए हैं, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? दीदी ने पापा मम्मी और भाई की तरफ देखते हुए कहा कि इसकी शादी मेरे देवर के साथ ही करवा दीजिए, ताकि आगे चलकर आप लोगों को किसी बड़ी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। ये सब सुनकर मेरे भैया भड़क उठे और कहने लगे, हमने तुम्हें दीदी के घर पर उनका ख्याल रखने के लिए भेजा था, ना कि ये सब कुछ करने के लिए। मैंने कहा, आप लोगों को मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं आता है? मगर मेरी बात का कोई भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। अगर दीदी सब कुछ सच सच बता देती तो शायद मेरा रिश्ता जगत के साथ तय ना होता। मेरा रिश्ता जगत के साथ तय कर दिया गया था, क्योंकि मेरे घर वालों की भी यही मर्जी थी। मैं बहुत रो रही थी, लेकिन मेरे रोने का असर किसी पर नहीं हुआ था। दीदी की डिलीवरी में 1 हफ्ते का टाइम रह गया था और उनकी डिलीवरी होने के बाद ही मेरी शादी की तारीख तय कर दी गई थी। फाइनली दीदी की डिलीवरी भी हो गई थी और उन्हें बेबी बॉय हुआ था। लेकिन जब उनकी डिलीवरी को भी 1 हफ्ता पूरा हो गया तो उसके बाद सिंपल तरीके से मेरी और जगत की शादी कर दी गई। एक ऐसे इंसान के साथ मेरी शादी हुई जिसके साथ मैं अपना नाम भी जुड़ना पसंद नहीं करती थी। उसके साथ पूरा का पूरा मेरा नसीब ही जोड़ दिया गया था। मैं अपने आप को बड़ी बदकिस्मत समझ रही थी जो अपनी सफाई में किसी के सामने कोई सबूत पेश न कर सकी और इस बिगड़े हुए इंसान की जिंदगी का हिस्सा बन गई। मुझे दीदी दुल्हन बनाकर जगत के कमरे में ले गई थी। दीदी मुझसे कोई बात नहीं कर रही थी। जब दीदी मेरे कमरे से जाने लगी तो मैंने उनसे कहा कि आपने मुझसे कौन से जन्म का बदला निकाला है दीदी? आपने भी अपनी बहन पर इल्जाम लगा ही दिया। अगर आपको मेरे साथ ऐसा ही करना था तो मुझे बता देती। दीदी नरम पड़ गई और कहने लगी कि मुझे माफ कर दो नीता, तुम नहीं जानती ये लोग तुम्हारी सोच से भी ज्यादा चालाक है। दरअसल जगत ने सच में कोई चोरी नहीं की थी, लेकिन उस पर चोरी का जो इल्जाम लगा था उसकी वजह से उसकी बहुत बेइज्जती हो गई थी। सारे रिश्तेदारों में, मोहल्लों में, यहाँ तक कि मेरी सास उसके लिए रिश्ता तलाश कर रही थी, लेकिन कोई भी उसकी बेइज्जती होने के बाद उसे अपने घर की बेटी देने के लिए तैयार नहीं था। फिर मेरी सास के दिमाग में आया कि क्यों ना वो तुम्हें ही जगत के लिए इस घर में लेकर आ जाएं। फिर उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और कहा कि अगर मैंने तुम्हारा और जगत का रिश्ता नहीं करवाया तो मेरे ससुर मुझे और मेरे पति को इस घर से निकाल देंगे। और तुम नहीं जानती कि मेरे पति की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब चल रही है। ऐसे में अगर हम लोग घर से निकल गए तो हम कहाँ जाएंगे और कैसे अपना गुजारा करेंगे? और फिर मेरा बच्चा भी तो इस दुनिया में आने वाला था। मुझे माफ करना नीता, मैं खुद गर्ज हो गई थी, बस इसीलिए मैं ये सब कुछ करने पर मजबूर हो गई। लेकिन मैं तुम्हें सच बताती हूँ, जगत पूरी तरह से बदल गया है। उसने जो तुम्हारे साथ किया वही सब कुछ उसके साथ भी हुआ। उसने तुम पर गलत इल्जाम लगाया तो उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लग गया, जिसकी वजह से उसकी बहुत बेइज्जती हुई और कुछ दिनों के लिए तो वो जेल में भी चला गया। बस तब उसे रियलाइज हो गया कि उसने तुम्हारे साथ गलत किया था, इसलिए उसके साथ भी गलत हुआ। मैंने कहा दीदी बस ये नाटक मत कीजिए, वो घटिया इंसान कभी नहीं सुधर सकता। अब तो मेरी उसके साथ शादी हो गई है। मेरे घर वालों की मर्जी के मुताबिक मैंने ये शादी की है और फिर आपके झूठ बोलने की वजह से आपने अपने फायदे के लिए अपनी बहन को बलि का बकरा बना दिया। अब जो भी है जैसा भी है, मुझे तो जगत को अपना पति स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन याद रखना, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी दीदी। इतना कहकर मैंने दीदी से अपना मुंह फेर लिया था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो दीदी समझ गई कि जगत कमरे में आने वाला है। दीदी रोते हुए अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए कमरे से बाहर निकल गई थी। वो घटिया इंसान
जिसने मुझे बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, उसे कमरे में आते हुए देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन अब मुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल करना था, क्योंकि वो मेरा पति बन चुका था। मुझे लगा कि आज भी वो मेरे साथ किसी न किसी तरह की कोई बदतमीजी तो जरूर करेगा। लेकिन मुझे हैरानी तो तब हुई जब वो खामोशी से मेरे पास आकर बैठ गया और मेरे आगे हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगने लगा, जिस पर मुझे समझ आ गया था कि दीदी ने मुझे उसके बारे में जो भी बताया था वो सब कुछ सच है। उसने मुझसे माफ़ी मांगी और कहने लगा कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया नीता, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन मैं उसे किसी भी हाल में माफ़ नहीं करने वाली थी। उसने मुझे हाथ तक नहीं लगाया और दूसरे कमरे में चला गया। मैं इसी कमरे में लेटकर सो गई थी। सुबह दरवाजे की जोरदार आवाज से मेरा स्वागत हुआ, जब मेरी सास ने कहा कि महारानी, कब तक सोती रहोगी? यहाँ तुम्हें सोने के लिए नहीं लेकर आए हैं, जल्दी से उठो और कामकाज में लग जाओ। इतनी देर तक तो तुम्हारी बहन भी नहीं सोती जितनी देर तुमने लगा दी है। नई नवेली दुल्हन का स्वागत कुछ इस तरह से इस घर में किया गया था। बस उसी दिन से घर के सारे कामकाज मुझ पर डाल दिए गए थे। दीदी के पास छोटा बेटा था, वो अपने बेटे को संभाला करती थी। सास घर में आराम करती थी। इस घर में बहू नहीं बल्कि मुझे नौकरानी बनाकर लाया गया था। मेरा दिन रात यहाँ दुश्वार हो रहा था। मुझे अपनी जिंदगी बुरी लगने लगी थी, मगर मैं रोती रहती थी, सब्र करती थी और अपने आंसू पीती रहती थी। मेरी सास को तो हमेशा अपनी दोनों बेटियों से फोन पर बात करने से फुर्सत ही नहीं होती थी, लेकिन अब कई दिनों से वो बहुत परेशान नजर आ रही थी, क्योंकि उनकी छोटी बेटी सुमन की तरफ से कोई फोन नहीं आ रहा था। मेरी सास ने फैसला किया कि वो अपने पति के साथ सुमन के ससुराल जाएंगी और देखेंगी कि आखिर वो आजकल है कहाँ, क्योंकि वो काफी समय से अपने मायके भी नहीं आई थी। इधर जगत मुझसे दूर दूर रहता था, न मुझसे बात करता था, न मेरे सामने आया करता था, और अब तो उसने नौकरी पर भी जाना शुरू कर दिया था। जिस दिन मेरी सास अपनी बेटी के घर जाने की तैयारी कर रही थी, उसी दिन एक नया हंगामा खड़ा हो गया, जब सुमन रोते हुए अपने मायके में दाखिल हुई और अपनी माँ के गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। हम दोनों बहनें ये सब कुछ खड़े होकर देख रहे थे। सुमन रोते हुए कहने लगी कि माँ, मुझे बचा लो, मुझे अपनी ससुराल नहीं जाना। मेरी सास अपनी रोती हुई बेटी को देखकर एकदम से परेशान हो गई और कहने लगी कि क्या हुआ बेटा, तू इतना क्यों रो रही है और तेरी हालत इतनी खराब क्यों हो रही है? जिस पर उसने बताया कि वो कई दिनों से अपने ससुराल वालों के अत्याचारों को बर्दाश्त कर रही है। उसके ऊपर ससुराल का जेवर चोरी करने का आरोप लगाया गया है, खुद उसकी सास और पति ने, और अब वो लोग यहाँ पुलिस लेकर आ रहे हैं। जब उसके ससुराल वाले पुलिस के साथ हमारे घर में दाखिल हो गए तो पूरा मोहल्ला ये तमाशा खड़े होकर देख रहा था। उसका पति सुमन पर आरोप लगाने लगा कि आपकी बेटी हमारे घर से सारे जेवर चोरी करके यहाँ लेकर आई है और हमें पूरा यकीन है कि इसमें आप लोगों का पूरा पूरा हाथ है। मगर ये सब झूठ था। सुमन बार बार कह रही थी कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, जेवर इनके ही पास है और इन लोगों ने उसे अपने घर से गायब कर दिया और चोरी का इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं। मैंने कोई चोरी नहीं की, पुलिस वाले भी उनके खरीदे हुए लोग थे। पुलिस वाले सुमन को अरेस्ट करने लगे और अपने साथ ले गए। फिर अशोक, जीजू, जगत और ससुर जी तीनों ही पुलिस स्टेशन गए और वहां पैसे भरकर सुमन को सही सलामत वापस ले आए थे। मगर सुमन के ससुराल वालों की तरफ से उन्होंने उसे इतनी बुरी तरह से फंसा दिया था कि उसकी मुंह मांगी रकम मेरे ससुराल वालों को देनी पड़ गई थी। मेरे ससुर जी की गांव में 2 जगह जमीनें पड़ी हुई थी, जिनको बेचकर उन्होंने सुमन को बचा लिया था, क्योंकि सुमन पर जो चोरी का आरोप लगाया हुआ था उसको इन लोगों ने साबित कर दिया था। सुमन का कहना था कि वो गहने हाथ में लेकर गहने चोरी नहीं कर रही थी, बल्कि उसकी सास ने उसे गहने कमरे में लाने के लिए कहा था। उन लोगों ने बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग बनाई थी सुमन को फंसाने के लिए और उसके मायके वालों से पैसे वसूल करने के लिए। सुमन फूट फूट कर रो रही थी और फिर उसने अपने साथ हुए एक एक अत्याचार के बारे में अपने माता पिता को बताया कि किस तरह उसकी सास उससे घर का सारा काम करवाया करती थी, उसे नौकरानी समझा करती थी, उसे परेशान किया करती थी। एक दिन तो सुमन के पति का दोस्त उसके साथ उसके घर में जबरदस्ती करने के लिए घुस आया था और इस चीज का आरोप भी उसने सुमन पर ही लगा दिया था। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को बचाया था, लेकिन उसका पति अपने दोस्त पर विश्वास कर रहा था। सुमन की कहानी सुनने के बाद उसके माता पिता के दिल पर एहसास हुआ कि उनकी बेटी के साथ जैसे का तैसा हुआ है,
जैसा उन्होंने मेरे साथ किया, जैसा उनके बेटे ने मेरे साथ किया, वैसा ही उनकी बेटी के साथ हुआ। इस बात का यकीन उन्हें हो चुका था। फिर वो लोग अपनी बेटी को खामोश करवाने लगे। मैं जो इस घर में अभी भी बुरे तरीके से जिंदगी गुजार रही थी, मेरे सास ससुर को जब ये एहसास हो गया कि वो लोग भी अपने घर की बहुओं के साथ बहुत गलत कर चुके हैं, तो उन्होंने सबसे पहले तो मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि अगर हम तुम्हारे साथ गलत नहीं करते तो शायद हमारी बेटी के साथ भी ऐसा ना होता, क्योंकि वो लोग जगत के मुंह से ये बात जान चुके थे कि जगत ने मेरे साथ जो किया था वो जानबूझकर किया था। और जब जगत का रिश्ता नहीं लग रहा था तो उन्होंने मुझे अपने घर की बहू बनाने का फैसला किया। हालांकि जगत नहीं चाहता था कि उसकी माँ मुझे उसकी पत्नी बनाए। उसकी माँ ने उसे खामोश रहने के लिए कहा और ज़बरदस्ती उसकी शादी मेरे साथ करवा दी, और अब यहाँ लाने के बाद मुझसे नौकरानी के जैसा बर्ताव कर रही थी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इधर वो मेरे साथ गलत कर रही हैं तो उधर उनकी अपनी बेटी के साथ भी गलत हो रहा है। जगत ने भी मुझसे माफ़ी मांग ली थी और कहा था कि तुम अगर मुझे छोड़कर जाना चाहती हो तो जा सकती हो, क्योंकि ये शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई थी। मैं तुम्हारे सपोर्ट में हूँ। जीजू भी मुझसे माफ़ी मांग रहे थे, क्योंकि अपने भाई की हकीकत अब उनके सामने खुलकर आई तो वो बहुत शर्मिंदा हुए थे, और दीदी भी शर्मिंदा थी। हालांकि उन्होंने मेरी दीदी को भी बहुत तंग किया था। मैंने इन सबको माफ़ कर दिया था और मैं कुछ दिन आराम करने के लिए अपने मायके आ गई थी। मैंने जगत से बोल दिया था कि मैं तुम्हें सोच विचार करके जवाब दूंगी, मगर फिर मुझे एहसास हुआ कि जगत ने मुझसे शादी करने के बाद मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। इसका मतलब कि वो बदल चुका है, सुधर चुका है। इसीलिए मैंने भी उसे माफ़ कर दिया और फिर मैं अपना सामान लेकर दोबारा से अपनी ससुराल वापस आ गई, जहां मुझे खुशी खुशी सब लोगों ने एक्सेप्ट किया। अपनी बेटी को रोते हुए देखकर मेरे सास ससुर को बहुत अफसोस होता था। उन्हें उसको देखकर अपनी गलतियों का एहसास होता था कि उन्होंने जैसा अपनी बहुओं के साथ किया उसकी सज़ा उन्हें तो नहीं मिली बल्कि उनकी बेटी को मिली। लेकिन फिर हम लोगों ने फैसला किया कि हमें सुमन की दूसरी शादी करवानी होगी, ताकि सुमन को जिंदगी गुजारने का नया मकसद मिल सके। सुमन के लिए हमें ऊपर वाले की कृपा से एक अच्छा रिश्ता मिल गया और फिर उसकी शादी हो गई, तो वो अपनी दूसरी ससुराल में सुकून से रहने लगी, क्योंकि उसका पहला पति उसे डाइवोर्स दे चुका था और वहाँ उसके घर वाले भी उसे वापस नहीं भेजते। मैं और दीदी अब इस घर में सुकून से रहने लगे थे। मेरे माता पिता के सामने भी जब सारी सच्चाई खुलकर आई तो उन्होंने भी मेरे सामने शर्मिंदगी जाहिर की थी, लेकिन मेरे नसीब में यही सब कुछ होना लिखा था और नसीब से बढ़कर इंसान कभी कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।